नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विशाल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। हमने जो सेशन की शुरुआत की थी, जो 2026 में बोर्ड एग्जाम होने वाला, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या चाहे वो बिहार बोर्ड हो, दोनों के लिए चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, जिसके अंतर्गत हमने सारे थ्योरी को कंप्लीट किया। आज के सेशन में हम लोग वस्तुनिष्ठ, सही गलत, वस्तुनिष्ठ, अति लघु, लघु, दीर्घ सारे प्रश्नों को देखेंगे। हमारे इस चैनल पर आपको भारतीय भवन से जितने सारे क्वेश्चन हैं भारतीय भवन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो अति लघु हो, चाहे वो दीर्घ हो, चाहे वो कोई भी हो, सारे क्वेश्चन को यहाँ कराया जाएगा। इसके अंतर्गत हम एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे के सारे प्रश्नों को हल करने का कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया था। तो आइए देखते हैं, पहला शुरुआत है वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, किसमें किया जाता है? हमने बहुत अच्छे तरह के जब आपको बता रहे थे इसके बारे में, रासायनिक समीकरण कहते किसको, रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरण के बारे में काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ा था। तो इसमें रासायनिक समीकरणों को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है? संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के रूप में, सरल सूत्रों के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगी। हमने काफ़ी अच्छे से, जो भी बच्चे शुरू से थ्योरी क्लास के होंगे, उसको एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें उनको दिक्कत होगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न हमने करा रखे। हमको लगता है कि कोई भी कोचिंग कहीं भी पढ़ रहे, कहीं भी आपको एक्सरसाइज नहीं करवाता, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करवाता है। हम YouTube में पहला कोई ये चैनल है जहाँ पर पूरा का पूरा एक्सरसाइज कराया जाता है, विथ प्रॉपर PDF, प्रॉपर आपको थ्योरी के साथ कराया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। तो हम बताए थे, जब दोनों तरफ परमाणुओं, यौगिकों, अणुओं सबकी संख्या अगर समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते, समान नहीं हो तो असंतुलित समीकरण कहते। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कौन असंतुलित कहने के मतलब ऐसा समीकरण जिसमें दोनों तरफ के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों तरफ के अणु एवं परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता। देख लीजिए, देखिए यहाँ पर H2Cl2 है, यहाँ 2HCl, ये बैलेंस है। असंतुलित पूछा, देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी बैलेंस है। 2KCl 2KCl है और 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन है, तो कौन होगा? ग। आंसर विल बी सी। देखिए Pb एगो है, Pb एगो है, वो कितना? 3 दूना 6 गो, तो देखिए 2 2 4 1 5 गो है। तो यहीं पर पकड़ा गया कि बैलेंस नहीं है। तो हम बैलेंस और इम्बैलेंस के बारे में अच्छे से आपको बता चुके हैं। तो द आंसर विल बी सी। आइए आगे। निम्नलिखित कौन संतुलित समीकरण? अगर देखें तो पता चलता है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण, बताइए। तो निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण? तो FeCl2 देखिए, तो यहाँ Fe एगो है, Cl2 यहाँ पर 3 गो है, तो न है। NH4 है, देखिए NH4 यहाँ पर है, N2 2 गो यहाँ पर, 2 में 4 गो हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ ये भी नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है ये भी नहीं है। तो संतुलित समीकरण है, तो ये देख लीजिए एक बार। Fe2O3, तो यहाँ पर नहीं है, ये क्या है? यहाँ पर संतुलित करना पड़ेगा। अगर KBrCl2 देखें तो यहाँ पर भी KCl 2 गो है, तो यहाँ पर भी 2 करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 करते। ये सब यहाँ पर हमको लगता है ना क्वेश्चन में गड़बड़ी है। निम्नलिखित कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित के बारे में पूछा गया है, तो ये सारे के सारे असंतुलित है, क्योंकि सारे के सारे को संतुलित किया गया। इसको भी संतुलित किया गया, इसको भी संतुलित किया। लेकिन इसको देखते हैं कि NH4, अगर देखते हैं NH4 NO2, तो देखते हैं N2 देखिए, तो संतुलित को देखिए, N2 यहाँ 2 गो है, तो देखिए यहाँ एगो N2 एगो 2 गो N2 हो गया, पूरा संतुलित है। अब देखिए H4 4 गो है, तो 2 दूना 4 गो H4 हो जाएगा, और 2 गो ऑक्सीजन है तो 2 गो ऑक्सीजन हो जाता है। ये कहने का मतलब संतुलित है, तो आंसर विल बी बी। ये सारे के सारे असंतुलित है, ये 2 घ तीनों असंतुलित है। इसको संतुलित करना पड़ा है, लेकिन ख जो है, बी जो है, इसको संतुलित है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। आगे आइए देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कहने का मतलब CaCO3 को गर्म करने पर, गर्म किया जाता है कैल्शियम
ऑक्साइड एवं CO2 बनते हैं। ये किस प्रकार के रासायनिक है, तो हमने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसके बारे में बता रखा है कि कोई भी बड़ा यौगिक टूटकर दो छोटे छोटे यौगिकों में ये टूटता है तो उसको क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हम काफ़ी अच्छे से इसके बारे में आपको डील कर चुके हैं। द आंसर विल बी डी। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अपघटन अभिक्रिया उसे कहते हैं जो बड़ा कोई यौगिक है, ठीक है, टूट कर छोटे छोटे यौगिक में बढ़ जाए और उसका गुण अन्य जो मेन यौगिक है उसके गुण से बिल्कुल भिन्न हो, उसी को अपघटन कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आ गया ये 6 नंबर। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश के रूप में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण कर अपना भोजन तैयार करती है। किस प्रकार के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये काफी अच्छे तरीके से हमने बता रखा है। द आंसर विल बी बी। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 हो रहा है। AgNO जलीय में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड AgCl होगा। विलयन से पृथक होकर और बच जाएगा Na बच जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा। हम आपको बता रहे थे कि AgCl भारी होकर नीचे की तरफ बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है भाई, नीचे की तरफ बढ़ जाता है। तो जब नीचे की तरफ बढ़ जाएगा तो वो होता है सॉलिड, और सॉलिड होता है तो क्या होगा, अपक्षेपण होगा। ये हम आपको बता चुके हैं, अपक्षेपण होगा। तो द आंसर विल बी सी। आइए अगाड़ी 8 नंबर में कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड एवं जल बनता है। सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, NaCl प्लस H2O जल बनाता है। तो ये हम आपको बताए, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको वाटर बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो यह अभिक्रिया कौन प्रकार की अभिक्रिया था, जब नमक बन रहा है। तो हम आपको बताया था कि जब नमक बन रहा है तो कहीं ना कहीं उदासीनीकरण होगा। सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है। तो हम आपको बता चुके हैं कि उदासीनीकरण होगा। आंसर विल बी बी। आइए आगे, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या थी, इसके बारे में जस्ट हम आपको एग्जांपल देकर बताए थे, जस्ट लाइक इसी का देख के बताए थे कि क्यों होता है। द आंसर विल बी रेडॉक्स अभिक्रिया ये है। आगे ये 9-10 नंबर पे आइए, ऊष्मा क्षेपी के बारे में हमने बताया था। जब ऊष्मा रिएक्शन के बाद दाहिने तरफ हो तो ऊष्मा क्षेपी, बाएं तरफ हो तो ऊष्मा शोषी। तो इसमें देखिए दाहिने तरफ कौन है, अरे किलो जूल है, तो किलो जूल जस्ट लाइक एक ऊष्मा ही है ना हो। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको कि हम बताए थे जब ऊष्मा क्षेपी की बात करें तो ऊष्मा कभी भी दाहिनी साइड होता है। कहाँ होता है, दाईं साइड होता है। और वही ऊष्मा शोषी की बात करें तो बाईं साइड होता है। कहाँ होता है, बाईं साइड होता है। तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं। इसमें देखिए बाईं साइड है, इसमें देखिए इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन इसमें दाहिनी साइड है। तो द आंसर विल बी बी। कौन ऑक्सीकारक बता चुके कि ऑक्सीकारक जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसी को ऑक्सीकारक, तो O2 होगा। अब कारक है तो H2S। अब जस्ट हमने इसके बारे में काफी अच्छे से डील करके बताया है आपको कि H2S होगा। आइए आगे, किस प्रकार की अभिक्रिया, बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया, दो जुट रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। ऑक्सीजन जुट रहा है माने क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जुट रहा है माने हो जाएगा ऑक्सीकरण। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऑक्सीकरण हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जुट रहा है। तो इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं। अगर ये शरीर में भोजन के पचना किस प्रकार का रासायनिक है, शरीर में भोजन का पचना अवकरण है। क्या है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो अवकरण, ऑक्सीकरण नहीं भाई, ऑक्सीकरण होगा। हम उसको ध्यान नहीं देते, अपकरण बोल देते, ऑक्सीकरण होगा। इसका बी आंसर होगा। ठीक है, कौन पदार्थ ज्वाला के साथ जलता है, यहाँ पर बता निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। कहने का मतलब धधाता नहीं है, जैसे आग नहीं फेंकता है तो कौन सा, मोमबत्ती में लौ फेंकता है, केरोसिन जलाने पर लौ फेंकता है, मेथेन गैस, कोयला जो जलते रहेगा, लेकिन यह बिना ज्वाला के जलता है। आंसर विल बी सी। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा, आई थिंक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब फिल इन द बैलेंस की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं।
अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण को लिखा जाता है अभिकारकों, तो हम बताए थे कि अभिकारक को कहीं कभी बाईं साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट को कहीं भी दाईं साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ क्या होगा, बाईं, क्या होगा, बाईं साइड में, ठीक है। समीकरण के प्रति तीर चिन्ह डैश बताता है, क्या बताता है, समीकरण को बताता है, समीकरण की दिशा को बताता है, क्या बताता है, समीकरण की दिशा को बताता है। सी तो किस प्रकार के अभिक्रिया, तो अभी जस्ट बताया अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि कोई एक बड़ा यौगिक टूट छोटा छोटा यौगिक में टूट जाता है। अगर छोटा छोटा यौगिक में टूटता है तो और उसका मूलभूत गुण अन्य मतलब जो उसका मेन ये होता है प्रोडक्ट उससे बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसी को अपघटन कहते हैं। देखिए अब AgNO3 AgCl, तो AgCl अभी जस्ट बताया कि ये भारी होगा, तो भारी होगा तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा तो क्या होगा, अपक्षेपण होगा, क्या होगा, अपक्षेपण। ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। आगे आइए, आगे क्या है भाई, तो आगे अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो किस प्रकार का अभिक्रिया, तो संतुलित है। क्या है, एक तो संतुलित अभिक्रिया है और दूसरा बात अगर बोला जाए तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है। कौन अभिक्रिया है, संयोजन, क्योंकि ये जुट रहा है। संयोजन अभिक्रिया भी है और साथ के साथ संतुलित अभिक्रिया भी है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। गर्म करने पर अपघटित तो पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनता है, तो कौन सा गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड KClO3, KClO3, तो पोटेशियम क्लोराइड KClO3 हो जाएगा, KCl प्लस ऑक्सीजन O2 बना। तो जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे, KClO3 को गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड KCl में और प्लस O2 में टूट के आएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि इस सारा का सारा बात हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जब थ्योरी पढ़ा रखा था तो वहाँ पर हमने बता रखा, काफ़ी अच्छे से डील भी किया था कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या न। जिस अभी ऑक्सीजन संयोग होता है तो ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। जिस अभिक्रिया किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ पर हम गलत बोल दिए, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन जुट रहा है, तो यहाँ ऑक्सीकरण नहीं होगा, अवकरण होगा, क्या होगा, अवकरण। तो यही सब छोटा छोटा माइनर चीज ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन जब जुट रहा है तो अवकरण, ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में कॉपर डालने पर तो क्या बनता है भाई, तो धातु की कौन सी धातु की प्राप्ति होती है, तो कॉपर धातु की प्राप्ति होती है। सिल्वर, देखिए बताते इसको पूरे एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट है ना, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, विलयन में कॉपर डालने पर, कॉपर जब डाला जाता है तो डैश धातु की प्राप्ति होती है। किस धातु की प्राप्ति, तो Cu जो है NO3 को ले लेगा, CuNO, और Ag बच जाए। अब Cu भाई NO3 को क्यों, Ag को क्यों हटा दे, क्योंकि जब अभिक्रियाशीलता श्रेणी देखेंगे तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में तो कॉपर जो है Ag से ज़्यादा क्रियाशील है। अब ज़्यादा क्रियाशील है तो कहेगा ना भाई हम तोरा से ज़्यादा बरुआर चीज, तो तोरा हम उठा के फेंक देबो, तो वह चीज़ यहाँ पर है। ये कॉपर जो है आपको सिल्वर से ज़्यादा है, क्योंकि जब अभिक्रियाशीलता श्रेणी देखेंगे तो Ag है, Ag के बाद Au है, सोना सबसे लास्ट, उसको इससे पहले भी बहुत सारा है। तो कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए इसको विस्थापित करके यह सिर्फ सिल्वर प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, सिल्वर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए आइए, सही गलत है अब आपका ये नेक्स्ट सेक्शन है। इसके अंतर्गत हम बताएंगे कौन सही है कौन गलत। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम आपको थ्योरी सेक्शन में नहीं करवाए हैं, फिर भी आपको इसलिए कराया जा रहा है कि बच्चों को हमेशा कंसर्न रहता है कि सर इसका आप थ्योरी भी कराइए और प्लस एक्सरसाइज भी कराइए। तो सही गलत, जिस रासायनिक समीकरण दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, क्या संतुलित कहते हैं, नहीं भाई, संतुलित कैसे कहते हैं, उसको तो असंतुलित कहते हैं, असंतुलित, क्या बोलते हैं, असंतुलित कहते हैं। तो ये संतुलित है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। MgCl एक संतुलित समीकरण है, तो देखिए तो MgCl2
HCl, तो ये संतुलित है? नहीं है, नहीं है, असंतुलित समीकरण बिल्कुल है, ये राइट है। तो इसको संतुलित अगर करना चाहेंगे तो देखिए Mg एगो Mg एगो Cl2 गो है, तो दो यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, और H2 दो गो तो है ही है, H दो गो Cl2 गो, तो राइट हो जाएगा। इसका मतलब ये असंतुलित है। आइए आगे देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया दो परस्पर यौगिक करके निर्माण, संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व परस्पर संयोग करके एक यौगिक बनाता है, बिल्कुल बनाता है। कोई भी, जब हम बता रहे थे, जब संयोजन प्लस O2 करेगा तो क्या बनेगा, 2H2O करेगा, 2H2O करेगा, ये हम आपको बताए थे। क्योंकि दो परस्पर संयोग करके यौगिक का, तो ये एक यौगिक है, यौगिक का निर्माण। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बनाया, वाटर बनाया, तो इसी के लिए ये है। तो क्या होगा यौगिक, यस यस। अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है? नहीं बनाता। कैसे बना देगा भाई, कैसे बना देगा, इससे बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कहीं भी हाइड्रोक्साइड के लिए आपको हम बताया था कि OH की उपस्थिति जरूरी है। यहाँ पर OH है कहीं भी, कहीं नहीं है, तो नो हो जाएगा, यानी रॉन्ग है। आइए आगे। जब तांबे की प्लेट को, तांबे को यानी Cu को जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में डालते हो तो जिंक अपक्षेपित हो जाता है, तो CuSO4 हो जाएगा, अब प्लस जिंक अपक्षेपित हो जाएगा, मतलब क्या, अलग हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे जिंक अपक्षेपित हो जाएगा, तो अपक्षेपित नहीं होगा। अपक्षेपित कहने का मतलब ये होता है कि वो नीचे बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के फल से बने नए पदार्थ अभिकारक कहलाता, कैसे कहलाएगा, वो तो प्रतिफल कहलाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये तो हल्का हल्का प्रश्न है। आगे आइए देखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है, यह अभिक्रिया अपघटन कहलाती, बिल्कुल कहती है। क्योंकि पोटेशियम क्लोरेट हम आपको बताए थे KClO3, तो अपघटन अभिक्रिया का बिल्कुल कहते, क्योंकि यह एक बड़ा यौगिक है। KClO3 एक बड़ा यौगिक है, टूट कर दो छोटे छोटे यौगिक में बन रहा है। कौन कौन बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में बन रहा है, तो इसका गुण इसके गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो बिल्कुल अपघटन, यस बिल्कुल सही है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के संयोग की क्रिया अवकरण नहीं, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। आगे आइए। ये है सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने वो काला हो जाता है, यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, बिल्कुल कहलाती है। हम आपको क्लियर बताए थे, बिल्कुल कहलाती है, राइट हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl, हम बताए थे सूर्य के प्रकाश के काला हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है, तो राइट होगा। हम आपको थ्योरी में ये चीज़ बता चुके हैं। अब आगे आइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। बच्चों का काफ़ी डिमांड है इस सेक्शन के बारे में। अति लघु देखिए, थ्योरी कराना तो बहुत आसान है, सब करा भी देता है, लेकिन एक्सरसाइज कराना उतना ही टफ है। तो इसको हम आंसर के थ्रू जानेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूप में व्यक्त किया जाता है, तो किन रूप में व्यक्त किया जाता है भाई, तो हम लोग जाने अणुसूत्र के रूप में। क्योंकि अभी जस्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, वहाँ पर एक प्रश्न ऐसा आया है अणुसूत्र के रूप में, अणुसूत्र के रूप में, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। और वस्तु अति लघु है, तो इसका ये नहीं है कि अगर दे रहा है तो थोड़ा लंबा लिखना, सिर्फ एक वर्ड में पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे फिर भी टोटल मार्क्स मिलेगा, इसमें मार्क्स कटने की संभावना नहीं। तो सीधे लिखे, ये नहीं लिखना है कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को अणुसूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये लिखने की जरूरत नहीं। आप सीधा भी लिख देंगे ना अणुसूत्र के रूप में, तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स देगा, इसमें कोई कटने की संभावना नहीं है। ठीक है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का उपयोग क्यों किया जाता था, अभी जस्ट ऑब्जेक्टिव में दिशा बताने के लिए, दिशा बताने के लिए, क्या बताने के लिए, दिशा बताने के लिए। क्यों, क्योंकि हमसे इससे यह पता चलता है कि रिएक्शन किस दिशा में हो रही है, इसीलिए। ठीक है। आइए आगे। अब ये पूछ रहा है क्या समीकरण H2 बिल्कुल है, यस बिल्कुल है। क्योंकि देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन दूगो है, क्लोरीन दूगो है, यहाँ भी दूगो हाइड्रोजन दूगो क्लोरीन, तो बिल्कुल संतुलित है।
चौथा नंबर में है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाएगा। तो सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाएगा, तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि अपघटन अभिक्रिया में जैसे CaCO3 है, इसको गर्म करेंगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में बनेगा। तो ये सरल में हो जाए, सरल में होगा कि मतलब वियोजन हो रहा है यानी अपघटन हो रहा है, अपघटन या वियोजन। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया, अपघटन या वियोजन। ठीक है, आगे आइए, ये है 5वां नंबर है कि उस अभिक्रिया का नाम बताए जिसमें 2 या अधिक अभिकार परस्पर सहयोग करके एक नया बनाते। तो देखिए हम शुरू में बताया कि जब नया बनाते हैं, 2 छोटा छोटा मिलकर जब नया बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संयोग न कर रहा हो, संयोग कर रहे, संयोजन अभिक्रिया। अभी जस्ट हमने इसके बारे में बताया। संयोजन अभिक्रिया को एक और नाम से जाना जाता है, क्या, संश्लेषण। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आइए, किस प्रकार के अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है, तो उभय विस्थापन बताए थे हम लोग, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन, क्या, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन, ये हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखे। अब यहाँ पर पूछ रहा है सिर्फ समीकरण के रूप में लिखे, तो इसमें यह नहीं कि उभय विस्थापन का डिफिनीशन दे के बताना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि आप उतना करेंगे फिर भी 1 नंबर मिलेगा और नहीं करेंगे फिर भी 1 नंबर ही मिलेगा, तो इसीलिए पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो हम आपको इसका एग्जाम्पल दिए थे, सिल्वर नाइट्रेट को जब NaCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये AgCl प्लस NaNO3 बनता है। तो क्या होता है भाई, तो आयनों का क्या करते हैं, आयनों का हम बताए थे ना, ऐसे बताए थे A प्लस B माइनस प्लस X प्लस Y माइनस, ऐसे बताए थे। तो क्या बताए थे, प्लस वाला है जो माइनस को लेकर बाद AY बनेगा और BX बनेगा, तो ऐसे बताए थे हम आपको थ्योरी में। तो उसी को उभय विस्थापन अभिक्रिया के रूप में कहते हैं। क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रिया से, बिल्कुल नहीं है, कॉपर जो है आयरन से अधिक, यस बिल्कुल है। क्या कॉपर, देखिए कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रिया से, देखिए FeZn, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, सॉरी आइए देखते फिर से। अगर इसकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देखेंगे, तो Fe होगा, फिर टीन होगा, फिर लेड होगा, फिर हाइड्रोजन होगा, फिर Cu होगा, फिर Hg होगा, फिर Ag होगा, फिर Ae होगा। इससे ऊपर और होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, जिंक होगा, पोटेशियम होगा। तब बताइए क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रिया है, तो कॉपर देखिए, कॉपर यहाँ है, आयरन यहाँ है, तो कौन अभिक्रियाशील ज़्यादा है, तो आयरन ज़्यादा अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कॉपर की, तो नो होगा। क्या होगा, नो होगा, क्योंकि क्रियाशीलता श्रेणी में आयरन पहले आता है, कॉपर बाद में आता है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील की बात करें तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, और सबसे कम क्रियाशील बात करेंगे तो सोना सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। आपको हम बता चुके हैं ये बात अच्छे से, तभी अभिक्रियाशीलता श्रेणी को अच्छे से आप लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण है, बिल्कुल है। संयोजन अभिक्रिया, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण है, तो एक बार देख लीजिए, ऑक्सीकरण अवकरण है, बताइए अवकरण है। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइए, क्या संयोजन इसमें ऑक्सीजन तो जुट रहा है लेकिन हाइड्रोजन निकल नहीं रहा है, यहां भी जुट रहा है लेकिन निकल नहीं, तो नो हो जाएगा। ठीक है, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। किसका इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। अभी जस्ट बताया ना पीछे, A प्लस B माइनस, X प्लस Y माइनस, प्लस माइनस को लेकर भागा, माइनस प्लस को लेकर भागा, तो ये यस बिल्कुल सही। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार, अभी जस्ट बताया ऑक्सीकरण,
ऑक्सीकरण। आगे आइए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दो उदाहरण दे देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दो उदाहरण के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो C6H12O6 प्लस CO2 बनता है। ऐसा हम लोग जानते, क्या जानते हैं ये भाई, ये है क्या चीज़, तो ये है प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया। इसको ग्लूकोज बोलते हैं। अगर इसको ये करना है, बैलेंस करना, तो यहाँ पर 6 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 6 लगा दीजिए, ठीक है। अब बैलेंस है, पूरी बैलेंस है, तो देख सकते हैं 6 दूना 6 कार्बन है, 6 कार्बन यहाँ पर हो गया, 6 दूना 12 ऑक्सीजन है, 12 को देखिए 6 दूना 12, 6 गो यहाँ और 6 गो यहाँ, 12 गो हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अगर एक और देखना है, जब इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को किया जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है। ये किसके उपस्थिति में करवाया जाता है, तो ये करवाया जाता है आपको प्रकाश की उपस्थिति में। तो यही ना पूछा है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल दीजिए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का ये भी प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है, ये भी प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को गर्म किया जाता है तो सिल्वर और ब्रोमाइड बनता है। तो इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं बैलेंस, बस हो गया। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ किसे कहा जाता है, या रैसिन फूड किसको कहते हैं। तो हम बताए थे रैसिन फूड उसको कहते हैं जो वसा युक्त भोजन होता है उसको लंबे समय तक वायु में छोड़ देने से उसमें एक गंध आने लगती है, उसी को ही हम दुर्गंध युक्त कहते हैं, या रेसिन पदार्थ कहते हैं, या रेसिन फूड कहते हैं। अगर देखना चाहें, जब वसा युक्त भोजन को खुली हवा में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो वह ऑक्सीकृत होकर दुर्गंधित हो जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। जब वसा युक्त भोजन को खुली हवा में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो वह ऑक्सीकृत होकर दुर्गंधित हो जाता है, तो उसी को कहते हैं दुर्गंध युक्त पदार्थ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए एक उपाय, उसको फ्रीज में डालिए, फ्रीज या रेफ्रिजरेटर में डालिए, तो ये आपको सड़ने गलने से बच। लेकिन कुछ हद तक, ज़्यादा दिन अगर फ्रीज में भी डालते तो ख़राब हो ही जाता है, लेकिन कुछ हद तक सड़ने से बचाया जा सकता है फ्रीज और रेफ्रिजरेटर में डालकर। आइए संतुलित कीजिए, इसको संतुलित करेंगे तो देखिए यहाँ पर सीधी एफ ही जो है 2 गो है, तो 2 गो यहाँ सीधा डाल दीजिए, ठीक है। अब बैलेंस कीजिए, 2 गो एफ ही है, 4 दूना 8, देखिए यहाँ पर 4 है, 4 दूना 8 वो क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ 3 2 5, 5 3 8 को ऑक्सीजन क्लियर हो गया। और सल्फर क्या गो है, सल्फर 2 गो है, क्योंकि 2 गो है तो 2 गो यहाँ पर एगो, यहाँ पर एगो, तो इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। तो ये बैलेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आ गया ये 16 नंबर कहता है, जब एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिनमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक बनाते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को H2O के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
प्लस ऊष्मा बनता है। ये हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हम। ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दें जिसमें दो यौगिक परस्पर संयुक्त एकल यौगिक बनाता है, जरूर नहीं कि ए ही है। अगर इसको भी देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 को अगर देखेंगे तो क्या बनाएगा, CaCO3 बनाएगा। भले बैलेंस करे वो अलग बात है, तो क्या बनाया, एकल यौगिक बनाया। तो ये भी है, कुछ भी एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। तो हम ये लिए कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, प्लस उसके साथ ऊष्मा बनाती है। ठीक है, आगे आइए। आगे है समीकरण सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको सोडियम क्लोराइड, इसको वाटर द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीन है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो उदासीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम उभय विस्थापन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उभय विस्थापन। उभय विस्थापन क्यों कहा जाता है, तो देखिए सोडियम प्लस होता है, OH माइनस होता है, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो हम अभी बताए थे A प्लस B माइनस प्लस X प्लस Y माइनस, तो प्लस माइनस को लेकर भागेगा और माइनस प्लस को लेकर भागेगा। तो इसीलिए उभय विस्थापन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। काफ़ी अच्छे से हमने इसके बारे में बता रखा है। ये बताइए, अभिक्रिया H2 प्लस F2 को जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस इतना बनता है, कौन सा पदार्थ ये एक क्वेश्चन है कि अभिक्रिया H2O प्लस F2 को जब किया जाता है कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, तो F। क्या है, F, फ्लोरीन। आइए देखते हैं 19 नंबर, जस्ता के साथ Zn के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त ZnCl2 प्लस H2 गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं होती। क्यों, ऐसा इसलिए कि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील जिंक होता है, इसीलिए अभिक्रिया नहीं होगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, या कॉपर जो है जिंक से कम क्रियाशील होती है, इसीलिए एक दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है, ब्यूटेन। देखिए ब्यूटेन C4H10, ये आपको अच्छे तरीके मुख्य अवयव बोला है। जब बोलेगा ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, जब सीधे बोलेगा पेट्रोलियम पदार्थ का कौन कौन गैस से मिलकर बना था, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, ये आपको बताए थे। लेकिन पेट्रोलियम मुख्य अवयव, पर्सनल मुख्य अवयव पूछता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ब्यूटेन होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपका ये खत्म हुआ। चलिए अब बात करते हैं, ये आपका लघु सेक्शन। कौन सा सेक्शन है भाई, लघु उत्तरीय। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका रासायनिक समीकरण। एक उदाहरण देख सकेंगे, तो हम जब आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ा अच्छा तरीका से हम बताए थे रासायनिक समीक्रिया, सूत्रों और सहायता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी हम बताए थे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इससे कागज की बचत होती है, समय की बचत होती है, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसीलिए इसको संक्षिप्त निरूपण के रूप में किया जाता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर H2O है, तो अब ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 2। ऐसे तो एक तो टाइम का बर्बादी होगा, एक कागज का भी बर्बादी होगा। तो इसी को ये दिखाने के लिए, संक्षिप्त में दिखाने के लिए H2O कर देते हैं प्लस O2 कर देते हैं, बन जाता है H2O। अब ऐसे इसको थोड़ी ना लिखेंगे वाटर लिखना होगा, तो हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 1, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए रासायनिक समीकरण को जरूरत पड़ती है, और रासायनिक समीकरण का काम ही होता है कि कोई भी बड़ा से बड़ा यौगिक है, बड़ा से बड़ा पदार्थ, उसको संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण वैसे समीकरण को कहते हैं जिसमें
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड का अणु परमाणु अणु व्हाटएवर जो भी हो सारे के सारे चीज बराबर हो, उसी को ही संतुलित समीकरण कहते। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो देखिए H2 प्लस I2 को अगर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन। तो यहाँ दो दो है तो यहाँ पर दो लगा देंगे तो दो दो सब हो जाता है, इसी को हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं। ये संतुलित समीकरण है। तो आइए देखते हैं संतुलित समीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समीकरण के दोनों, यानी दोनों कहने का क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहने का अभिकारक और प्रतिफल दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान हो, उसी को संतुलित समीकरण कहते हैं। और संतुलित असंतुलित क्यों किसे कहते हैं भाई? तो असंतुलित वैसा है जिसमें दोनों तरफ समान नहीं हो परमाणुओं की संख्या दोनों और, कहने का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड बराबर नहीं हो, उसी को असंतुलित कहते हैं। रासायनिक समीकरण की जरूरत हमें किस लिए पड़ती है? ये भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको बताया भी। तो रासायनिक समीकरण की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है आपसे, अर्थात अभिक्रिया के द्वारा न तो कोई पदार्थ बनता और न ही नष्ट होता। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि रासायनिक समीकरण में जब संतुलित किया जाता है समीकरण को तो वहाँ पर क्या संरक्षित रहता है? क्या संरक्षित रहता है भाई? तो वहाँ पर द्रव्यमान संरक्षित रहता है। और द्रव्यमान का नियम ही हम जानते हैं कि मास को न तो क्रिएट किया जाता है न तो नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न तो नष्ट किया जाता है, क्योंकि संतुलित का मतलब ही होता है दोनों साइड बराबर हो। अगर दोनों साइड बराबर ही नहीं होगा तो वो असंतुलित हो जाएगा, इसीलिए संतुलित किया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें सीधा सीधी एक ही बात याद रखना, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में किसी पदार्थ का न तो निर्माण होता है न तो नष्ट होता है, इसीलिए इसका संतुलन करना आवश्यक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया रासायनिक समीकरण प्राप्त होने वाले सूचना क्या क्या। इसे एक अभी भी बताया कि इसे प्रतिफल एवं सूत्रों की जानकारी मिलती है, मोलों के अनुपात की जानकारी मिलती है, अभी जस्ट बताया द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान के अनुपात के नियम की जानकारी होता है। इसके बारे में हम अभी आपको 4-5 बताए हैं जो आपके थ्योरी लेक्चर में भी है, लेकिन यहाँ पर अति लघु है तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट लिखना नहीं है, तो इसीलिए इसको देखिए द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी देती है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसको आसान होता है, इससे कागज़ की कम बचत होती है। ये सारे चीज़ आपके इसके अंतर्गत आता है। रासायनिक समीकरण के फायदे क्या है? फायदे क्या है आप देखिए, रासायनिक समीकरण का फायदा ये है कि इसको लिखना काफ़ी आसान होता है, एक तो एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि एक तो कागज़ का बचत होता है, एक तो समय का बचत होता है, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला, सभी देश में संकेतों का उपयोग किया जाता है, तो समझना भी काफ़ी आसान है। तो यही सारा बात ये यहाँ पर है। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के रूप में लिखना आसान है। रासायनिक समीकरण, एक मिनट रुक जाइए, लिखना आसान है, इससे समय और कागज की बचत होती है। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने से अभिकारकों प्रतिफलों के द्रव्यमानों के ठीक जानकारी की गणना किया जा सकता है, अभी जस्ट बताएं। और देखिए बताया ना, संपूर्ण देश में एक ही प्रकार के संकेत और सूत्रों का उपयोग होता है, जिसके कारण वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की, अभिक्रिया का फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अपक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है? तो अभी जस्ट बताए थे हम कि अपक्षेप का मतलब ही होता है कि भारी पदार्थ, दैट मीन्स सॉलिड पदार्थ, जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, किस नीचे बैठ जाएगा। कहाँ नीचे बैठ जाएगा भाई? तो परख नली जहाँ पर रिएक्शन का उसके नीचे बैठ जाएगा। तो ये देखते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित उत्सर्जित गैस का हम बताए थे, गैस कभी भी ऐसे साइन होता है, अपक्षेप कभी भी ऐसे साइन होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से बताए थे। अपक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस की जानकारी तीर चिन्ह के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? तीर चिन्ह के ऊपर लिख कर दी जाती है, और अपक्षेप बनने की जानकारी तीर चिन्ह को नीचे लिख कर दी जाती है। तो जब अपक्षेप होगा कहने का मतलब भारी पदार्थ होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, जब गैस होगा तो हल्का पदार्थ होगा तो वो ऊपर उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर उड़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ निरूपण, अब बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का निरूपण करता है? तो देखिए NH4 NO2 ये देखने से ही पता चल रहा है कि कोई बड़ा यौगिक है, वो टूट कर छोटा छोटा यौगिक में बट रहा है, बिल्कुल बट रहा है। तो ये चीज़ आपको बता, और इसका जो गुण होगा इससे बिल्कुल भिन्न है। तो हम बताए थे क्या होगा? अपघटन होगा भाई,
अपघटन होगा। क्या बात है, अपघटन होगा। हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अभी जस्ट 3 बार 4 बार इस चीज़ को बताए हैं। आगे आइए, आगे आइए, ये बताइए क्या है। तो अगर दिमाग थोड़ा भी लगाएंगे तो अभी जस्ट 4 बार 5 बार इस एग्जाम्पल को हमने दिया है। जब सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करते तो क्या बनता है, Ag से सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो क्या है भाई, तो देखिए ये नीचे बैठ रहा है, ये नीचे बैठ जाता है, तो क्या बोलते हैं, इसको अपक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया अभी जस्ट हम इसके बारे में 3-4 बार इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से बताए हैं, अभिक्षेपण अभिक्रिया। अब आया 8 नंबर है संयोजन। संयोजन कहने का मतलब ही देखने से पता चल रहा है कि 2 पदार्थों, 2 यौगिकों, 2 अणुओं का जुटना और जिसका मूल गुण नए वाले से बिल्कुल भिन्न है। तो बताइए, जब H2 को O2 के साथ जोड़ेंगे तो बनाएगा H2O, वाटर बनाएगा। देखिए तो 2 यौगिक, एक ये हाइड्रोजन हुआ, एक ऑक्सीजन हुआ, दोनों जुट के क्या बनाया, वाटर बना। लेकिन जब ये वाटर बना तो इससे बिल्कुल भिन्न है कि नहीं, तो इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ताइए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके एक नई पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का गुण इन दोनों गुण से बिल्कुल भिन्न हो गया। तो यही चीज़ है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आइए अगाड़ी। क्या आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कॉपर सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है? तो हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी के जब बता रहे थे तो उसमें अच्छे तरीके से बताए थे कि कॉपर क्या होता है, पोटेशियम होता है सब। फिर देखिए ये क्वेश्चन है कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तो हम आपको बताए थे जब क्रियाशील श्रेणी पढ़ाए थे तो वहाँ पर कॉपर हम बताए अभी जस्ट पीछे कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि यह सबसे लास्ट में है, इसके बाद AU है, लास्ट ये चीज़ है। कैसे प्रदर्शित है, जब कॉपर सिल्वर से अभिक्रिया कैसे करता है। देखिए ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर और Ag कम क्रियाशील, तो क्या करेगा, CuNO3 का होल्ड अब सिल्वर को हटा देगा, क्योंकि यह कहता है कि हम तोरा से ज़्यादा बरियार छू तो हम तोरा उठा के फेंक देबू। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि सिल्वर जो है कॉपर से कम क्रियाशील है, इसीलिए वो उसको विस्थापित कर देगा, उसको बाहर कर देगा। इसको कॉपर नाइट्रेट बोलते। अब दिमाग में आ गया सर यहाँ पर 2 कैसे आया, तो कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन +2 होता है, इसीलिए 2। अब ये कैसे आया, जब हम 4th चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ना, केमिस्ट्री का 4th चैप्टर, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डील करके बताएंगे, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए अगाड़ी का देखिए। क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया कैसे कहते हैं। तो हम पहले बात ये जानेंगे कि ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों को मिलाकर एक क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन माइनस होता है, अपकरण माने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस होता है, दोनों साथ साथ मेंटेन होता है, दोनों साथ साथ होता है, उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीकरण अपकरण का दूसरा नाम ही है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है भाई, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए। तो देखिए H2O, हाइड्रोजन जुट रहा है, ऑक्सीजन भी जुट रहा है, तो H2O जब करेगा तो 2H2O बना रहा है। तो ये चीज़ अच्छा से आपको समझ में आ गया। ये 11 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है। अगर दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, कौन विस्थापन है कौन संयोजन है। ठीक है, तो 11 का देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड और क्लोरीन जब रिएक्ट करता है तो बनाता है पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमाइड। तो क्या हुआ
विस्थापित हो गया, विस्थापित हो गया, क्या हो गया भाई, क्योंकि क्लोरीन जो है विस्थापित कर दिया इसको, तो क्या हो गया, क्लोरीन, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अगर देखा भी जाए तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि क्यों विस्थापन अभिक्रिया है भाई, क्यों विस्थापन अभिक्रिया, ये भी एक सवाल आना चाहिए मन। देखिए सोडियम ब्रोमाइड को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्लोरीन जो है ज़्यादा क्रियाशील है, वो पोटेशियम को लेकर भाग जाता है और ब्रोमाइड को अलग कर देता है, इसीलिए यह विस्थापन अभी इसको विस्थापित कर बोल रहा है कि हम थोड़ा सा बरुआर चू, तू बैठ कर रह, हम तो साथ थोड़ा सामने बरुआर चू, हम खड़ा होकर रहूँ। तो वही बात यहाँ पर है, जब FeS को तो ये सब देखने ही से लग रहा है संयोजन है, संयोजन जुट रहा है, क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। अगाड़ी आइए, ये चीज़ तो आपको अच्छे से, अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया को वर्णन करते, हम जस्ट बताए कि अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक है जिसमें अवक्षेप की उत्पत्ति होती है, अवक्षेप की उत्पत्ति होती है, दैट मीन सॉलिड पदार्थ की उत्पत्ति होती है, सॉलिड पदार्थ की उपस्थिति होती है, परख नली में नीचे बैठ जाएगा, तो वही चीज़ अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जब सोडियम क्लोराइड को, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जो है इसको नाइट्रेट को लेकर चला जाएगा और AgCl ये भारी रहेगा तो ये नीचे बैठ जाएगा, तो इसी को अवक्षेपण कहते हैं, यही अवक्षेप बन के प्रकनली में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, 13 नंबर आइए, 13 नंबर है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होगा, KClO3, ये तो पहले दिमाग में आना चाहिए, KClO3 गर्म करने पर KCl + O2 बनेगा, क्या बनेगा, KClO2 बनेगा। तो ये तो दिमाग में पहले आना चाहिए कि भाई पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है। तो पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3। जब इसको गर्म किया जाता है, यहाँ पर ये साइन गर्म का है, हम आपको बताए थे गर्म का साइन, तो पोटेशियम क्लोराइड KCl बनता है और ऑक्सीजन O2 बनता है। अगर बैलेंस करना चाहिए, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है, यहाँ पर 3 गो है, तो मानिए यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर 3 लगाइए, 3 लगाइएगा तो 3 दूना 6 गो हो गए, और यहाँ पर भी 2 लगाइएगा तो 3 दूना 6 गो होगा, 2 यहाँ पर 2 लगा दीजिए तो ये हो जाएगा केस बैलेंस है। अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। कैसे बैलेंस है समझ में आ गया कि कैसे बैलेंस किए। देखिए यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर 3 गो, तो यहाँ पर 3 दूना 6 गो हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पर 3 दूना 6 गो हो गया ऑक्सीजन, और 2 गो क्लोरीन हो गया, 2 गो पोटेशियम होगा, 2 गो क्लोरीन हो गया, 2 गो पोटेशियम हो गया, तो ये चीज़ बैलेंस है। तो पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। आगे आइए, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट यानी NaSO4 प्लस H2O बनता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसको सोडियम सल्फेट बोलते हैं, इसको वाटर बोलते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अब बैलेंस करना चाहिए तो देखिए बैलेंस यहाँ पर देखिए सोडियम एगो है, सोडियम एगो है, O एगो है, O एगो है, H कितना है, O 4 1 5 हुआ है, यहाँ 4 1 5 हुआ है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 है, तो बैलेंस है, ये बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन। तो आगे आ रही है, अगाड़ी क्या कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड AOH का होल ट्वाइस प्लस के और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर, कार्बन डाइऑक्साइड बीच का अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है प्लस जल बनता है। ये होगा इसका सही रिएक्शन। हम कंफ्यूजन में थे कि कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप सुधार लेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया करने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ हम गलत उस समय रिएक्शन कर दिए थे, ठीक है। आइए आगे, क्या बात है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी इसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से बताए कि ऊष्माक्षेपी वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, एक में अवशोषण होता है। ये चीज़ क्लियर है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा जो होता है दाहिना साइड होता है
उष्मा शोषी में ऑक्सीजन उष्मा जो होता है बाएं साइड होता है, तो ये चीज़ हो गया। अब बताइए यहाँ पे, अब देखिए ये तो मोटा मोटी आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसको डील करना है तो देखिए कैसे करेंगे। ये दोनों डिपेंड करता है ऑक्सीजन के आदान प्रदान पर, ठीक है, उष्मा के आदान प्रदान पर। आइए देखते हैं उष्मा छवि, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा आमतौर पर उष्मा उत्सर्जित होती है। जब अभिक्रिया होती है तो उत्पादों में उत्पन्न होने वाली प्रारंभिक रिएक्टेंट प्रतिक्रिया करने वाली की तुलना में अधिक होती है और यह अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसका उदाहरण जलने की प्रक्रिया है, जैसे लकड़ी का जलना जिसमें उष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ये सिर्फ लिखने के लिए है कि अगर पूछेगा तो ना, तो हम जो बताए आपको थ्योरी में वही परफेक्ट है। ये झूठ का इतना बड़ा है कि हाँ लघु उत्तरीय है तो थोड़ा बता दीजिए। अगर आपको लिखना है तो सीधा लिखिएगा उष्मा का जिसमें उत्सर्जन होता है, जिसमें अवशोषण होता है, और एक एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि हाँ ये होता है, बस हो गया। अदरवाइज इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ करना नहीं है। यही चीज़ उष्मा शोषी में है। देखिए क्या है भाई उष्मा शोषी में, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा, विशेष रूप से उष्मा की ही बात करें, अवशोषित होती है, अर्थात प्रतिक्रिया पूरा होने के बाद बाहरी स्रोत से उष्मा की आवश्यकता होती है। इसमें ऊर्जा उत्पादों में समाहित हो जाती है। यह प्रतिक्रिया वातावरण से उष्मा को खींचती है। यह सामान्य उदाहरण पदार्थों का पिघलना या वाष्पीकरण। देखिए कहने के बाद सब वही बात है, लेकिन देख बात चेंज कर करके बार बार लिखे। उष्मा का अवशोषण होता है, देखिए उष्मा का अवशोषण होता है, यहाँ पर कर दिया, फिर लिखता है अर्थात ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बाहरी स्रोत की उष्मा की आवश्यकता होती है। तो भाई उष्मा जब अवशोषित करेगा तो बाहरी स्रोत से ही ना करेगा, अंदर के स्रोत से थोड़ी करेगा। तो वही बात को दोबारा रिपीट करके लिख दिया गया अर्थात के तौर पर। तो आप उतना भी पढ़ेंगे फिर भी चलेगा, इतना भी पढ़ेंगे फिर भी चलेगा, इतना पढ़ेंगे फिर भी चलेगा। अगर लिखने के तौर पर आए तब लिख सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। ठीक है, आइए आगे। पदार्थ की व्याख्या करें। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं तो हम बताएं, ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन वियोग होता है, उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। ये चीज आपको अपकरण किसे कहते हैं भाई, तो इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसी को अपकरण कहते हैं। खाद्य पदार्थ, खाद्य लंबे समय तक हवा में छोड़ देने से वह ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण उससे दुर्गंध आने लगती है, उसी को खाद्य पदार्थ का दूषित होना कहा जाता है। ये भी जस्ट अभी पीछे लिख के बताया। आगे आइए। अब एक क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर CuSO4 के विलयन में लोहे Fe को डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो FeSO4 सीधा बने प्लस Cu बने। कोई बताएगा हमको कमेंट करके इस रिएक्शन का नाम क्या है, उभय विस्थापन है, विस्थापन क्या है, कैसे, ये हमको बताएगा। ठीक है, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी ने अभी जस्ट बताया था, Fe जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम है और सबसे कम Au है, सोना है। तो क्या करेगा, उसको विस्थापित कर देगा। क्या करेगा, बोलेगा कि हम तोरा से ज़्यादा बरुआर छी तो हम तोरा लेके जब तू अपन रास्ता दे। तो वही चीज़ है। तो जब क्योंकि कॉपर लोहा से कॉपर विस्थापित कर देता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का रंग नीला रंग गायब हो जाता है और लोहे की सतह पर चढ़ के हल्के लाल भूरे रंग का कॉपर परत जमा हो जाती है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा क्यों होती है, क्योंकि वह अधिक क्रियाशील होता है इसलिए। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये काफी अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज। आपसे ये भी पूछ देगा कि जिसके कारण कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। और इसको रिएक्शन के बाद कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कैसा होता है कॉपर सल्फेट का रंग, तो नीला होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए इसको संतुलित समीकरण करना है। राइट, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम से AlSO4 ना हो जाएगा, AlSO4 हो जाएगा। तो बनेगा BaSO4 प्लस AlCl2 बनेगा, ये ना बनेगा। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है ही, SO4 है, Ba है, Cl2 है, Cl2, Al है, Al। तो ये बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस, इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। आगे आइए। जब सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, जब ये होगा इसका सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है
ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। सोडियम जल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। ये क्लियर नहीं हो रहा है क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। आगे आ रही है, वियोजन अभिक्रिया अभी जस्ट बताया, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया जस्ट बताया कि किसी बड़े पदार्थ को गर्म किया जाता है, वो छोटे छोटे पदार्थ में टूटता है तो वो उसका जो गुण, टूटने के बाद जो उसका गुण होता है मूल पदार्थ गुण से बिल्कुल भिन्न हो जाता है, उसी को वियोजन अभिक्रिया कहता है। ये देख लेते हैं डिकम्पोज, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक यौगिक को ताप, विद्युत या अन्य किसी बाहरी ऊर्जा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल यौगिक में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में यौगिक का टूटना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये चीज़ आपको बता चुके। किसी भी का दर्शाने एक कार्यकलाप की देखिए, अगर ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना आपका प्रैक्टिकल है। आपको ये क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं परीक्षा हॉल में, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल देकर ही पूछ सकता है। तो ये पूछा इसीलिए बताया। कार्यकलाप का वर्णन कैसे करें, इसके लिए क्या क्या चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ टुकड़े ले लेंगे, एक कांच की जार ले लेंगे, मानिए कांच की ये जार है, कांच की जार ले, एक ये बर्तन है, मान लीजिए स्टोव है, ये स्टोव है। इसको जब हीट करेंगे तो इसमें जो CaCO3 ये टूट के बनेगा CaO प्लस CO2 बनेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हम बताया गया है कि क्या है कैसे। तो ये आपको प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, 100% है। अगर पूछता है तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिगर बनाना होता है, ये मेरा फिगर थोड़ा कमज़ोर है तो इसको आप ध्यान में दीजिएगा। ये नीचे बर्नर लगा हुआ है, इसमें CaCO3 को डालेंगे तो ये बनेगा CaO प्लस CO2 बनेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया गया, देखिए। तो उसी को अब क्या बोले, इसको लिखने का तरीका है, देखिए। पर सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ टुकड़े को कांच के पात्र में रखेंगे। अब इस पात्र को बर्नर के ऊपर रखे और उससे गर्मी देना शुरू करें, यही बात है। जैसे तापमान बढ़ेगा कैल्शियम टूटने लगेगा, दो पदार्थों में विभाजित हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि गैस के रूप में बाहर निकल। अभी जस्ट बताया कि परख नली में जब करेंगे तो CO2 के बुलबुले टाइप का निकलने लगेगा। तो यही जस्ट बात, वही बात को हम लिख दिए हुए, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 19 नंबर में आइए देखते हैं 19 नंबर में क्या कहता है। एक परख नली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे। तो क्या परीक्षण करेंगे, जब भी आ रहा है तो ये लेड नाइट्रेट क्या हुआ गया भाई, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड Ki से करेंगे तो किस प्रकार की अभिक्रिया। तो ये जुट रहा है तो क्या होगा, PbI2 प्लस KNO3 बनेगा। PbIO ये क्या होगा, ये भारी है, क्या है, भारी है, तो नीचे बैठ जाएगा, अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो अपक्षेपण होगी। इसको बैलेंस करना है तो वो अलग बात है, ये क्या होगी, अपक्षेपण अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। और एक बात और याद रखिएगा कि पोटेशियम आयोडाइड लेड आयोडाइड का रंग जो होता है पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लेड आयोडाइड का रंग पीला होता है। तो ये चीज़ देखिए, ये परख नली वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपको बताया इसलिए गया क्योंकि आपके एक्सरसाइज में, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं। ये पूछा भी जाएगा तो आपको प्रैक्टिकल करवा के ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत हार्ड एंड फास्ट लेना नहीं। आइए आगे, उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए संतुलित समीकरण, वही जस्ट है, संतुलित कर लीजिए। ऑक्सीकारक की पहचान करना है ना, ऑक्सीकारक। देखिए, ऑक्सीकारक की पहचान की निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की पहचान करें। तो ऑक्सीकरण की पहचान करने के लिए एक रूल है, वो डिपेंड करता है कि कितने आयनों का आदान और कितने आयनों का प्रदान हुआ है। आदान ये टोटली डिपेंड अपॉन ट्रांसफर ऑफ आयन। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो हम बना के देंगे कि इतना आसान हो जाएगा ऑक्सीकरण अपकरण को पहचानना। फिलहाल है कि ऑक्सीकरण अपकरण की पहचान करें तो ये जो होगा ये आपका अवकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा। जबकि HCl और Cl2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण,
ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये टोटली डिपेंड करता है ऑक्सीकरण नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर यहीं पर बात करें तो Fe और Fe3 जो हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और ये जो हो जाएगा अवकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए देखते हैं MgNO3, तो ये जो है ना ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन जुट रहा है, इसमें अवकरण नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। और जब बात रहेगी सर ऑक्सीकरण अवकरण की पहचान कैसे करेंगे, तो ये चीज़ डिपेंड करता है ऑक्सीकरण नंबर निकालने के बेसिस पर या रेडॉक्स रिएक्शन निकालने के बेसिस पर। तो ये चीज़ आपको हम काफ़ी अच्छे तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट जब चैप्टर इसका होगा वहाँ पर भर भर के पढ़ना है इसके बारे में। तो आप इतना जानिए कि इसको ऑक्सीकरण अवकरण कहते हैं, आप कैसे डिटरमाइंड होगा ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आइए दीर्घ प्रश्न देखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित में कौन सी सूचनाएं प्राप्त होते हैं। जस्ट हम बात किए रासायनिक समीकरण क्या, भर भर किसके बारे में बताया, क्या चीज़ है, देख लीजिए। रासायनिक समीकरण एक प्रतीकात्मक तरीका है जो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। इसमें रासायनिक तत्वों और यौगिकों और उनके प्रतीकों सूत्रों द्वारा दिखाया जाता है। यह दर्शाता है प्रतिक्रिया के दौरान कौन से पदार्थ प्रतिक्रिया करते, कौन उत्पाद बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आमतौर पर अभिक्रिया के पहले और बाद में होने वाली सूचनाओं की प्राप्त होती है। तो मोटा मोटी वही बात है जो हम पीछे बता कर आ रहे हैं, भर भर के बताए हैं, 2 बार नहीं 3-4 बार बता चुके हैं। इस बार भी यही चीज़ है, क्योंकि ये थ्योरी में भी बताया, अभी लघु में भी बताया, अति लघु बता रहे तो उसमें भी बोलकर भरभली बताए। तो सूचनाएं क्या क्या प्राप्त होगी, सूचनाएं क्या क्या प्राप्त होगी, देखिए क्या क्या प्राप्त होती है। यह बताता है कि किस प्रकार का उपयोग हो रहा है, किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग हो रहा है। प्रतिक्रिया का यह ज्ञात होता है प्रतिक्रिया किस प्रकार के संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, कौन सी अभिक्रिया है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बताता है कि, ये बताता है प्रतिक्रिया में किस किस पदार्थ का उपयोग हो रहा है, किस किस पदार्थ का उपयोग हो रहा है और प्रतिफल उसका क्या क्या बन रहा है। मोल के अनुपात को बताता है। और उसके बाद ऊर्जा परिवर्तन की, ऊर्जा के परिवर्तन, कोई ऊष्मीय या रासायनिक परिवर्तन हो तो रासायनिक समीकरण इसे दर्शाया जा सकता है, जैसे ऊष्मा गति का प्रतिक्रिया, ये चीज़ है। तो इस समीकरण से हमें यही सब निम्नलिखित सूचनाएं मिलती है। तो यही सब सारा बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं कि आपको इसको बताया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी अच्छे से इसके बारे में बता रखा है। अब आइए संतुलित करना है, ये बताने वाला तो ये बताते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम कितना है, एगो है, यहाँ पर क्या है, एगो है, तो कैल्शियम ठीक है। हाइड्रोजन एगो है, हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो ठीक है। ऑक्सीजन देखिए ये जो अगर ब्रैकेट बंद है ना तो ये दोनों के लिए, तो ऑक्सीजन 2 गो यहाँ पर है, यहाँ पर 3 में 6 गो और 2 गो, 6 2 8 गो है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 6 2 देखिए 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन है, एक 7 गो है। यहाँ कै गो है, 3 गो है, 3 गो है, यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर 1 गो है, 3 1 4 गो है। तो जरूरत है हमको क्या चीज़ का, जरूरत है हमको क्या चीज़ का, अगर यहाँ पर मिलाते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक है। देखिए 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, यहाँ तो 2 गो हाइड्रोजन ही है, 2 गो ही है, 4 गो हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन कहेगा 3 दूना 6 गो, 2 गो 8 गो, 3 दूना 6 गो, 2 गो 8 गो हो गया। कैल्शियम एगो, हाँ अब बैलेंस है, अब बैलेंस हो गया, अब बैलेंस हो गया। तो यही चीज़ है, कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं, बहुत हल्का है। बैलेंस करना सबसे दुनिया का ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी अगर पूछा जाए ना केमिस्ट्री है तो बैलेंस करना है। अब आगे आइए, इसको बैलेंस करिए, इसको बैलेंस करिए, क्या है AlCuCl3, देखिए Al एगो है तो Al एगो, Cl3 है, Cl3 है, तो अगर यहाँ पर 3 लगा देंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे और यहाँ पर 3 लगा देंगे, देखिए Cu 3 गो हो गया, Cl3 में 6 गो है, अब यहाँ पर 3 गो है तो यहाँ पर 2 गो लगा दीजिए, यहाँ पर 2 गो लगा दीजिए, बस बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। है कुछ नहीं है, एकदम हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं, एकदम हल्का है, एकदम हल्का है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे आइए, विस्थापन, उभय विस्थापन बहुत अच्छे तरीके से हम बताए। वो ऐसी रासायनिक है जिसमें यौगिक उपस्थित परमाणु का किसी दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है। कहने हम तो बरुआर छूता थोड़ा दबा के रखो, बात खत्म। जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, कॉपर को हटा देता है। कॉपर को क्यों हटा देता है, कॉपर कम क्रियाशील है, क्या है,
कम क्रियाशील है। किससे कम क्रियाशील है भाई? आयरन से कम क्रियाशील है। अभी जस्ट बताया आयरन से कम क्रियाशील कॉपर है। इसी की तरह Ag है, इसी से Au है, जस्ट लाइक इससे पहले ZnF Mg Al F ये सारा चीज़ है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से बता चुके। अगर उभय विस्थापन की अभिक्रिया करें तभी जस्ट बताया कि उभय विस्थापन की अभिक्रिया A प्लस बी माइनस प्लस एक्स प्लस वाई माइनस, तो प्लस वाला होगा माइनस को लेकर, माइनस वाला होगा प्लस को लेकर भागा, तो ही चीज़ है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करते, आयनों का आदान प्रदान करने का मतलब प्लस और माइनस, ठीक है, करके दो नए यौगिक का निर्माण करते, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम बता दिए। अब एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के लाभ हानि क्या है? तो बहुत सारा लाभ हानि है, समझने के लिए आइए समझाते हैं आपको क्या क्या है। हाइड्रोजन का लाभ क्या है भाई? ऊर्जा के स्रोत। सबसे पहला है कि ऊर्जा के स्रोत में हाइड्रोजन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो ऊर्जा पैदा होती है, पानी उत्सर्जन होता है, इससे यह पर्यावरण के लिए हानि रहित होता है हाइड्रोजन, ये चीज़ है। और इसके बाद क्या क्या है? स्वच्छ ऊर्जा। हाइड्रोजन क्या है? स्वच्छ ऊर्जा है। हाइड्रोजन जो है स्वच्छ ऊर्जा है। पूछा जाएगा एग्जाम में हाइड्रोजन किस प्रकार का ऊर्जा है? हाइड्रोजन किस प्रकार का ऊर्जा है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोजन जो है एक स्वच्छ ऊर्जा है क्योंकि यह हानि रहित है। क्या है? हानि रहित है। इससे कोई हानि नहीं होता पर्यावरण, जिससे प्रदूषण नहीं होता। अभी जस्ट बताया कि कोई हानि नहीं होता। वही ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के तो बारे में जान रहा है, बच्चा जान रहा है कि यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, सांस लेने के लिए। तो ऑक्सीजन जीवन के लिए अत्यंत महत्व है क्योंकि यह श्वसन प्रक्रिया में शामिल होता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और ऑक्सीजन का उपयोग चिकित्सक, निर्माण, रासायनिक उद्योग, विमानन क्षेत्र इत्यादि में किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ का? चिकित्सक क्षेत्र में, जो ऑक्सीजन मास्क लगा कर हम लोग करते हैं कोरोना टाइम में, जिसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो उसी को कोरोना का ज़्यादा ये सिम्टम देखने को मिला था। तो इसका उपयोग काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा कहने का मतलब जरूरी है और इस क्षेत्र में। अब इसका क्या है भाई? इसका हाइड्रोजन का क्या? ये विस्फोटक का स्वभाव रखता है। हाइड्रोजन क्या है? विस्फोटक का स्वभाव रखता है। हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील और विस्फोटक होता है। अगर यह वायुमंडल में एकत्र हो जाए तो आग लग जाएगा और यह बड़े विस्फोट का कारण बन जाता है। अब देखिए बताते हैं, कभी कभी घर में आप खुद भी कर सकते हैं ये चीज़। घर में आप एकदम एक ठंडा पानी लीजिए, ठीक है, ठंडा पानी लीजिए और एकदम खौलता हुआ रड, एकदम लाल में लाल रड ले लीजिए। और जब पानी में उस चीज़ को डालेंगे ना, जब उस चीज़ को डालेंगे खौलता हुआ रड जो लाल है, तो उसमें छनाक से एक आवाज़ आएगा। छनाक से आवाज़ आएगा कहने का मतलब क्या होगा? वो विस्फोटक। तो जो गैस निकलता है व्हाइट कलर का, वही हाइड्रोजन होता है। वही हाइड्रोजन तो क्या हुआ? वो विस्फोटक। भले हम लोग छोटा लेवल पर कर रहे हैं तब ना, वही जब बड़ा लेवल पर काम होगा तो वो विस्फोटक काम करता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। सुरक्षा समय हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से संग्रहित और परिवहन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, ये चीज़ है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का हानि क्या है? अत्यधिक सांद्रण। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का स्तर जीवन के लिए हानिकारक है। यह श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है और शरीर में जलन जैसी समस्याओं का। अब देखिए कहने का मतलब जरूरत से ज़्यादा कोई चीज़ का होना भी वो हानिकारक हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन शरीर के लिए आवश्यक है, अगर उससे ज़्यादा होगा भी तो उससे भी दिक्कत है। तो ये भी चीज़ एक है। आइए अगर ज्वलनशील है, जब ऑक्सीजन का सांद्रण अधिक होता है तो ज्वलनशील पदार्थों की क्षमता बढ़ भी जाती है। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ऑक्सीकरण उपकरण की इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बता चुके हैं। ऑक्सीकरण जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन निकलता है। अपकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन जुटता है, ऑक्सीजन निकलता है। ये चीज़ आपको, यही पूरा बात आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू दिया गया। तो ये चीज़ आपको अच्छे से हम बता चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ बताने वाला है। बताइए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? बताइए। रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी पीछे रेडॉक्स अभिक्रिया अभी जस्ट पीछे हम लोग बताए हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स CuSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापित कर दे रहा है, तो एकल विस्थापन है। क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया है। क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर को विस्थापित करके हटा देगा। ये चीज़ आ गया। ये बताइए किस प्रकार के दो अभिक्रिया है? बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है ना उदासीनीकरण है। क्यों उदासीन? प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस है, तो ये उदासीनीकरण है। उदासीनीकरण
अभिक्रिया। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आगे आइए, ये बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया, इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो अवकरण, अवकरण अभिक्रिया, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको हार्ड एंड फास्ट चलाने का यही मतलब है। इसको जल्दी जल्दी इसलिए बताया गया क्योंकि सारे के सारे चीज़ हमने पीछे ही जस्ट जब लघु अति लघु पढ़ रहे थे, सारा का सारा अच्छे तरीके से हमने डील कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है। अब देखिए ये लास्ट एंड क्वेश्चन है आपके दीर्घ का, जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती क्या होगा। तो जिंक जो है ना, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, क्या है, कॉपर से ज़्यादा। तो क्या होगा, जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, वही चीज़ है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट को जिंक विस्थापित कर देता है। तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डालने पर जिंक को विस्थापित कर ZnSO4 हो जाएगा और Cu को बाहर निकाल देगा। तो यही चीज़ है। तो ये भी चीज़ तो आपको हम बताए थे, ऐसा थोड़ी है कि कोई नया चीज़। आइए अभी जस्ट बताएं कि सिल्वर धातु को कॉपर सल्फेट को विलयन में डाली जाती है तो दही जैसा अपक्षेप AgSO4 प्लस C अपक्षेप कैसा होता है, दही जैसा अपक्षेप प्राप्त होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट विलयन में डालनी जाती है तो कैसा अपक्षेप प्राप्त होता है, तो दही जैसा अपक्षेप प्राप्त होता है, इसको याद रखना है। आइए ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान। पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम का K, आयरन आयोडाइड का Ki, इसको ध्यान। और लेड एसीटेट, इसको भी ध्यान में रखना है, PB एसीटेट का CH3COOH का होल ट्वाइस होता है, इसको आपको ध्यान में रखना कि विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, तो ये PbI2 लेड आयोडाइड बनता है। क्या होता है, लेड आयोडाइड बनता है, और ये बनता है, क्या बनता है, पोटेशियम एसीटेट, इसको पोटेशियम एसीटेट बोलते हैं, ठीक है। तो जब अभी पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तो पीला अपक्षेप प्राप्त होता है। ये आपसे पूछे ना पूछे लेकिन इतना जरूर पूछता है कि पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डालने पर उसका रंग कैसा प्राप्त होता है, उसका अपक्षेप कैसा प्राप्त होता है, तो पीला अपक्षेप प्राप्त होता है। कैसा अपक्षेप प्राप्त होता है, पीला अपक्षेप प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। ये चीज़ आपका आज का लास्ट है, आपका केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हुआ। क्या हुआ, खत्म हुआ। तो आई थिंक ये सारा का सारा हमने ऐसा प्रयास किया कि सारा क्वेश्चन आपको आसानी से समझाया जा सके। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन हमने काफ़ी इजी वे में समझाने का प्रयास किया। और ये सारा क्वेश्चन जितना भी आज हम किए एक्सरसाइज है, ये सारा का सारा क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको थ्योरी में करा चुके हैं। तो आप थ्योरी के साथ साथ बिल्कुल इसको भी देखिए। ये मुझे लगता है पूरे यूट्यूब में पहला है जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज कराया गया। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।